भविष्यवाणी भी की थी कि ये दुनिया जो खत्म हो जाएगी 2060 में। न्यूटन केम अप विद कैलकुलस। हाँ, मतलब इस पे भी डिबेट है, इस पे भी डिबेट मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। ऐसा कहा जाता है that while he was the curator of experiments, he conducted experiments every week. एल्केमी मानी जाती थी कि लेड को हम किसी को प्रोसेस के थ्रू हम उसको सोना बना सकते हैं। न्यूटन साहब ने 33 साल की उम्र के बाद ये सब चालू कर दिया। मैथमेटिक्स नहीं दे पाए थे, लेकिन उन्होंने ऑब्जर्व जरूर किया था कि यार बहुत छोटे पैदा हुए थे न्यूटन। पैदाइश से पहले शायद 3 महीने पहले उनके फादर की डेथ हो जाती है। उसके बाद उनकी मदर किसी और से शादी करके चले जाती है। दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से सूफी ट्रैम्प हियर में। इस वीडियो में फिर से कुछ बातें आपकी होंगी, कुछ मेरी होंगी, कुछ कहानियों के ऊपर होंगी, कुछ थिएटर के ऊपर होंगी। बाय द वे, ये पूरी की पूरी वीडियो डेडिकेटेड आज सिर्फ कहानी के ऊपर। कहानी 2 साइंटिस्टों की, उनके बीच के जंग की, उनके बीच के खटास की। खैर, जैसा कि आपको पता है कि मुझे इंट्रो देना अच्छे से आता नहीं है, उसके लिए डॉक्टर साहब बैठे हैं। उससे पहले आज कैमरा के पीछे दीक्षित साहब है, अंकित साहब नहीं है। अंकित साहब घर गए हैं और मुझे पता है आप उनको मिस करते हैं, उनके स्लो मेथड को, उनके स्लो इंटरव्यू को मिस करते हैं। जल्दी आएंगे वीडियोस में। एनीवेज डॉक्टर साहब, म्यूजिक। दोस्तों, वेलकम बैक टू सूफी ट्रैम्प हियर। बिफोर वी स्टार्ट आज का वीडियो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, इस यूनिवर्स का एक ही कांस्टेंट है और वो है चेंज, है ना। बदलाव ही एक ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ में हर वक्त रहेगी। जैसे शुरू में मैं बहुत कंप्लेन करता था कि मुझसे इंट्रो क्यों करवाया जा रहा है। आप देख रहे हैं मुझ में बदलाव आ चुका है, मैं कंप्लेन नहीं करता। एंड विद दैट, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं। देखिए, बात ऐसी है कि क्या होता है जब साइंस, इनोवेशन, इंटेलिजेंस, आइडियाज़ के बीच ईगोज आ जाए, ह्यूमन इमोशंस आ जाए, तो उसका नतीजा क्या होता है? इज इट ऑलवेज पॉजिटिव? इज इट नेगेटिव? क्या एक साइंटिस्ट दूसरे साइंटिस्ट को सैबोटाज करता है पर्पसली? क्या इज दिस रियली गुड फॉर साइंस? लेट्स फाइंड आउट। सो सुफियान, you will be representing one of the greatest mind ever, first of all, Sir Isaac Newton. Yes, and I will be representing Robert Hooke. ठीक है, अच्छी बात है, रख सकते हैं उनके नाम में। हाँ, नहीं, वो अभी नाम में ही हुक है ना, तो पकड़ लिया। ठीक है। हाँ, तो हुक मेरे गले में अटक गया था एक्चुअली। सो एनीवेज, तो देखिए, शुरुआत करते हैं जो साइंटिस्ट पहले आए थे उनसे। हाँ, जो बड़े थे उनसे, उम्र में भी, ओहदे में भी। ओके, है ना। सो रॉबर्ट हुक, बाय द वे, जो बायोलॉजी स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता होगा, ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द, और नॉट वन ऑफ द इन्वेंटर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, बहुत ही, he is also considered the father of microscopy, because even I think von Leeuwenhoek was the first one who came up with the idea of a microscope, but microscopy, to use microscopes to study cells, रॉबर्ट हुक ने इस चीज़ के बारे में बहुत सारी डिस्कस की थी, और इसमें एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया, जिसमें उन्होंने जो कुछ माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था अपने हैंड से इलस्ट्रेशन ड्रॉ किए थे। प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स, अमेजिंग गाय, है ना। जैसे हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि हम कंपेयर कर ही नहीं सकते इन लोगों से। एनीवेज, बट उनकी ग्रेटनेस डिड नॉट जस्ट लाई हियर। इंग्लैंड में जो भी साइंस के बड़े बड़े कंट्रीब्यूटर्स रहते हैं, दे बिलोंग टू व्हाट वाज नोन एज द रॉयल सोसाइटी। एंड रॉयल सोसाइटी के कुछ वक्त तक हेड रॉबर्ट हुक थे। बाद में हमारे सर आइजैक न्यूटन हो गए थे। मैं ऐसे बीच में इंटरप्शन ना, मैं पसंद नहीं करता। सॉरी, मैं थोड़ा पर्सनल हो जाता हूं न्यूटन के बारे में। नहीं, मैं फुटेज खा जाऊंगा। तो एनीवेज, he was also the curator of experiments. रॉबर्ट हुक एक इतने ज्यादा एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट थे that ऐसा कहा जाता है that while he was the curator of experiments, he conducted experiments every week. एवरी वीक, मतलब आप सोचिए कि अगर वो 20 या 30 साल रॉयल सोसाइटी के हिस्सा थे, हर हफ्ते वो बंदा एक डेमोन्स्ट्रेशन तक रखता था अपने एक्सपेरिमेंट्स का। वाह, कितनी सारी चीजों पे उन्होंने, ही इज कंसिडर्ड अ पॉलीमैथ। पॉलीमैथ इज समवन जिनके साइंस में अलग अलग जगहों पे एक्सपर्टीज है। तो बायोलॉजी, जैसे उन्होंने माइक्रोग्राफिया में बताया था, साथ ही साथ जो फिजिक्स के एंथुजियास्ट हैं, जो अभी 11th और 12th में उन्होंने सुना होगा हुक्स लॉ, इलास्टिसिटी के ऊपर भी उन्होंने बात की थी। बहुत कमाल काम किया था, बहुत कमाल काम किया था। और he came up with Hooke's law while he was studying springs, and he is also considered one of the first people to come up with a spring action clock. ओके, ये नहीं पता था यार मुझे। हाँ, और माइक्रोस्कोप्स के साथ काम कर करके उन्होंने टेलीस्कोप्स को भी इम्प्रूव किया था। वाह, क्या आपको ये बात पता थी? ये भी नहीं पता थी। एक और बात कि उन्होंने माइक्रोस्कोप्स के साथ काम कर करके केवल बायोलॉजी नहीं, लाइट को भी काफी डिटेल में स्टडी किया था। एंड ही वाज इन फैक्ट राइट। बट यहाँ मैं फुल स्टॉप दे देता हूँ। अब आप आ जाइए, फिर हम आते हैं कि इन दोनों के बीच में टकरार करते हैं। अच्छा, आपने उनकी किताब का नाम बताया, क्या नाम था उस किताब का? माइक्रोग्राफिया।
ठीक है ठीक है। वैसे जो न्यूटन साहब हैं उनकी किताब दुनिया में चर्चित है, बताने नहीं पड़ती, क्योंकि प्रिंसिपिया जो किताब है ना, हाँ, इस संसार की, साइंस की दुनिया में की सबसे अहम किताब बनी। एनीवेज, आप देख ही रहे कि जब भी विवाद में ह्यूमन इमोशंस आते हैं तो क्या होता नहीं यार, ये बायोलॉजी के साइड से और होना भी चाहिए। रॉबर्ट हुक भी बहुत बेहतरीन इंसान थे। द ओनली पॉइंट इज दैट कि हम हुक बहुत ऊंचे ओहदे के आदमी थे, लेकिन अगर हम उनको कंपेयर करने जाएंगे भी तो किसके साथ जा रहे हैं ना, सर आइजैक न्यूटन के साथ जा रहे हैं। उस इंसान ने, जैसे नील डिग्रास टायसन की एक बहुत खूबसूरत सी वीडियो भी आई थी कि उन्होंने लॉज ऑफ मोशन दिया। उन्होंने ऑप्टिक्स के बारे में बताया कि पहली बार न्यूटन थे जिन्होंने बताया था कि जो लाइट है, वाइट लाइट है, वो अलग अलग कलर से मिलके बनी है। जो हमें रेनबो में कलर दिखते थे, वो पहली बार न्यूटन ने बताया कि सनलाइट से निकल के आए हैं। एनीवेज, आगे डिस्कशन ले जाऊं उससे पहले मैं आपसे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात करना चाह रहा हूं, एक खास स्कूल के बारे में जिसका नाम है ओडिन स्कूल। और बहुत बहुत शुक्रिया उनका इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए। अगर आप ओडिन स्कूल के बारे में नहीं जानते हैं तो ओडिन स्कूल जो है वो ऑनलाइन डेटा साइंस का कोर्स कराता है। इसके लिए आपको आईटी फील्ड से होने की जरूरत भी नहीं है। ओडिन स्कूल से कोई भी डेटा साइंस का कोर्स कर सकता है। यहाँ लाइव क्लासेस के थ्रू आपको एसक्यूएल, पाइथन, मिनी कैप्स्टन, मशीन लर्निंग, जनरेटिव एआई, डेटा इंजीनियरिंग, कैप्स्टन प्रोजेक्ट जैसे लेटेस्ट स्किल सिखाए जाते हैं। लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस में आपको इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से डाउट क्लियर करने का मौका भी मिलता है। सबसे ज़रूरी बात है कि ओडिन का अपना डेडिकेटेड जॉब पोर्टल है, जहां आपको 500 से ज़्यादा हायरिंग ऑर्गेनाइजेशन की एक्सेस मिल जाती है। हर महीने जॉब ड्राइव्स के थ्रू प्लेसमेंट के मौके भी मिलते हैं। ओडिन के डेटा साइंस के कोर्स से उन लोगों को भी जॉब मिली है जिनका करियर गैप था, या जो करियर ट्रांजिशन चाहते थे, करियर अपग्रेड करना चाहते थे, या अपना करियर ही डेटा साइंस में बनाना चाहते थे। अच्छा, ओडिन का जो डेटा साइंस का अगला बैच चालू हो रहा है, जो कोर्स चालू हो रहा है, वो 26 अप्रैल से चालू हो रहा है। तो बाकी की जो सारी डिटेल्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कमेंट में उसका लिंक भी टैग कर दूंगा, जाके जरूर देखिएगा। एनीवेज, बैक टू द टॉपिक। हम थे न्यूटन साहब के ऊपर। यस, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ सर। जनाब ने क्या बनाया? लॉज ऑफ ऑप्टिक्स दिया, बताया आपको मैंने। यस, लॉज ऑफ मोशन दिए। ओह यस, ठीक है। ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ दिया। ठीक है। कैलकुलस बना दिया उस इंसान ने। क्यों पता है? जब रॉयल सोसाइटी के बहुत बड़े मेंबर जो आए थे उनके पास, जिनके नाम पे खैर हेलीज कॉमेट कहा जाता है, एडमंड हेली, उनसे पास आया, कहे यार न्यूटन भाई क्या हो रहा है ना, देखो हम ना बहुत दिनों से स्टडी तो कर रहे हैं, लेकिन यार जो प्लैनेट्स है ना वो सन के अराउंड एलिप्टिकल क्यों घूमते हैं? उन्होंने अच्छा इधर यहाँ आओ। हमने इसका जवाब ढूंढ लिया था बहुत साल पहले यार, बहुत साल पहले। हम चाह नहीं देते जवाब देना, मतलब मुझे क्रिटिसिज्म पसंद नहीं है। खामखा मेरे नुक्ता ची हैं, गमे दिल सुनाए ना बने, क्या बने बात यहाँ बात बना है ना बने। एनीवेज, आप शायरी भी लिखते हैं? अरे यार, शायरी कौन नहीं करता, साइंस, आर्ट और लिटरेचर। एनीवेज, तो मतलब आपका ईगो थोड़ा फ्रेजाइल है? थोड़ा सा तो है, न्यूटन के साथ जैसा हूं मैं। मैं न्यूटन की बात कर रहा था। एनीवेज, ये सब करने के बाद उनकी उम्र थी 26 साल। So now we are comparing Robert Hooke with Sir Isaac Newton. तो ये सब मैंने उनकी बात बताई। Anyways, आप बताइए। तो anyways, देखिए प्रॉब्लम ये होती है, जैसा मैंने कहा था, that रॉयल सोसाइटी के क्यूरेटर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स वाज रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक करते थे ढेर सारे एक्सपेरिमेंटेशन। उन्होंने भी, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि माइक्रोस्कोप्स के साथ काम करते करते उन्होंने भी टेलीस्कोप्स को इम्प्रूव किया, एंड ही स्टार्टेड ऑब्जर्विंग ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस। एंड उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था, ठीक है। मैथमेटिक्स नहीं निकाली थी, की पॉइंट बाय द वे, बाद में बहुत काम आएगा। मैथमेटिक्स नहीं दे पाए थे, लेकिन उन्होंने ऑब्जर्व जरूर किया था कि यार फॉर सम रीजन डिस्टेंस जैसे बढ़ता है ना, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, और हम ये वीडियो बाद में आपको लिंक में डालेंगे, हम ग्रेविटी की पूरी कहानी डिस्कस कर चुके हैं बहुत सारी। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि कैसे ये चीजें ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो गई है, वो वीडियो सूफियान कमेंट्स में पिन कर देंगे और आप देख सकते हैं। एनीवेज, तो उस समय तक हमें ये पता चल गया था कि ग्रेविटी नाम की कोई चीज होती है। वो कैसे काम करती है हम नहीं समझ पा रहे थे। काफी हॉट टॉपिक था बाय द वे, ऐसे ही न्यूटन ने उस चीज पर काम नहीं किया। बिल्कुल। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है ना, ये डिस्टेंस के साथ कम होता है, और ये ऐसा लग रहा है कि ये अगर डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ कम हो रहा है। हाँ, ठीक है। शायरी लिखी थी उन्होंने, शायरी लिखी थी। यस, मैथमेटिक्स नहीं दी था। देखिए, हर एक एक्सपेरिमेंट का हमेशा एक्सपेरिमेंट होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, इन्फरेंस होता है। ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है, बिल्कुल। आप अंडरमाइन नहीं कर सकते। नहीं कर रहा भाई मैं। नहीं, आप पर्सनल हो रहे हैं। नहीं, आप पर्सनल हो रहे हैं। जान दे देंगे हम इसके लिए, क्या बात करते हैं आप। मजाक ऑन द साइड। तो उन्होंने ऑब्जर्व जरूर किया था,
And जब न्यूटन, by the way, very brilliant scientist, Brilliant. recognized by everyone in the world at the time and afterwards to be one of the greatest scientists of all time. जब उन्होंने finally इसकी चीज ये मैथमेटिकली प्रूव कर दिया था कि कैसे उनका ग्रेविटेशन काम करता है, रॉबर्ट साहब को आ गया गुस्सा. रॉबर्ट साहब ने कहा कि यार मैंने की थी ना इस चीज पे एक्सपेरिमेंट, मैं तो कर रहा हूँ इतने साल से. आई एम द क्यूरेटर ऑफ द रॉयल क्यूरेटर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स फॉर द रॉयल सोसाइटी. Where is my credit? नहीं, इस पे Where is my credit, सुफियान आलम? डिबेट ये Where is my credit, सर आइजैक न्यूटन? ब्रदर डिबेट यहाँ पे इस बात की आती, न्यूटन साहब ने कहा. और एक और बात, एक और बात. अरे, हाँ, biology, नहीं, biology, चौड़ में आ रहे हैं, चौड़ में आ रहा है, बताता हूँ मैं, ठीक है. What did you say? आपने ऑप्टिक्स पे काम किया. हाँ, क्या काम किया था आपने ऑप्टिक्स? अच्छा आपको पता है, मैं आपसे भी पूछ लेता हूँ, आपको पता है इस दुनिया का सबसे तहलका टेलीस्कोप कहते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, हाँ, किसने बनाया था? वो बनाया था बहुत साइंटिस्ट. ठीक है, तो हम उनके साइड से बात कर रहे हैं. अच्छा, आइजैक न्यूटन के साइड से बात करें, ठीक है. ठीक है, हमने भी माइक्रोस्कोप बनाया था, आपने बड़ी चीजें देखी, हमने छोटी चीजें देखी, तो आप हमें छोटा समझने लगे साहब. भाई अब मैं आपके पॉइंट पे आता हूँ. रॉबर्ट हुक ने जब उनसे बोला कि यार क्रेडिट दो, न्यूटन साहब कह रहे हैं कि भैया मैं इस पे ऑलरेडी काम कर रहा था, जो रॉयल सोसाइटी के मेंबर के सामने उन्होंने बात जाके की भी थी. इन्हीं सब चक्करों की वजह से न्यूटन ने अपने पेपर्स को पब्लिक करना बंद कर दिया था. बाद में जाके हेली साहब ने, एडमंड हेली ने उनको कन्विंस किया कि भाई एक काम करो, आपने जो इतनी सारी रिसर्चेस करी हैं, सारी लॉज ऑफ मोशन, यूनिवर्सल ग्रेविटी का बात या फिर ऑप्टिक्स की बात, उन सबको किताब में छापो. 3 वॉल्यूम में छपी वो, शायद 1687 में वो तीनों की तीनों बुक 1680s, हाँ उसके अराउंड में, मुझे शायद 87 लग रहा है कि जब वो किताब छपी, सारी बातें थी उसमें, 3 किताब छपी थी उसमें. उस किताब को छापने के लिए जब रॉयल सोसाइटी के मेंबर के पास पैसा भी नहीं था ना, तो एडमंड हेली ने खुद के जेब से पैसा लगा के उसको पब्लिश करवाया. वो सारी पब्लिकेशन अपनी देना बंद कर चुके थे. मोस्टली रीजन यही था कि लोग उनको क्रिटिसाइज करते थे. जैसे आपने अभी आरोप लगा दिया कि रॉबर्ट हुक बोलते हैं कि भैया हमें क्रेडिट दो, तो कहाँ है क्रेडिट? भाई जब था ही नहीं उनका वो. ये न्यूटन साहब ने कहा, नहीं शब्द मेरे नहीं है, मतलब बोल मैं रहा हूँ, शब्द उनके हैं कि न्यूटन साहब ने कहा कि भैया मैं इस पे ऑलरेडी काम कर रहा था, आपने एक शायरी लिख दी और आप सोच रहे हैं कि आप मेरा क्रेडिट ले जाएंगे, ये गलत बात है. इसी बात पे लड़ाई थी कि भैया न्यूटन ने ही इनवर्स स्क्वायर लॉ की बात की थी. और जब रॉयल सोसाइटी के मेंबर्स ने हुक से पूछा कि भैया ठीक है तुमने इनवर्स स्क्वायर लॉ दिया, तो फॉर्मूला कहाँ है? सारा खेलना ग्रेविटी का कहाँ टक गया था जब G m1 m2 डिवाइड बाय r² की बात होती है. वो किताबों में दर्ज किया था न्यूटन ने. और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने वो वीडियो मेंशन किया था कि ग्रेविटी कई बार एक गलत क्रेडिट दिया जाता है, जो इनोसेंस में है ना, नादानी में हम ये कह देते हैं कि न्यूटन केम अप विद द आइडिया ऑफ ग्रेविटी. ये बहुत गलत नहीं, है. हमारे काम कर रहे थे, मतलब रिलीजियस टेक्स्ट में तो लिखा ही है, लेकिन हजारों साल से लोग अलग अलग तरीके से इस चीज को इंटरप्रेट कर रहे थे. बस ही वाज द फर्स्ट मैन. आई थिंक ये क्लियर करना बहुत जरूरी है कि जिसने फॉर्मूला दिया, एक फॉर्मूला दिया जो काम कर रहा था. इट्स नॉट जस्ट अ फॉर्मूला, इट्स अ वर्किंग फॉर्मूला. बस. एंड ये उनकी ग्रेटनेस है, वो बताएंगे ये कि ग्रेट क्या था उस बारे में. जो वो इनवर्स स्क्वायर लॉ थे उसके लिए न्यूटन केम अप विद कैलकुलस. मतलब इस पे भी डिबेट है, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ. लेबनीज शायद जर्मन मैथमेटिशियन थे. अब ऐसा क्लेम होता है, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, न्यूटन जो था ना बहुत ज्यादा ना थोड़े टची से इंसान थे, बहुत ज्यादा. रीजन भी ये हो सकता है कि यार देखो एक बच्चा पैदा होता है और वो इतना इमेच्योर पैदा होता है कि समाज बोलता है कि वो बच्चा बच नहीं सकता. बहुत छोटे पैदा हुए थे न्यूटन. पैदाइश से पहले शायद 3 महीने पहले उनके फादर की डेथ हो जाती है. उसके बाद उनकी मदर किसी और से शादी करके चले जाती है. न्यूटन को अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास छोड़ के चले जाती है. अब वो बच्चा बचपन से ट्रॉमाटाइज है, वो बड़ा हो रहा होता है, उसके अंदर रिबेल बहुत आता है. जब उसको, शायद मैं एक और चीज़ बताता हूँ उनके बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग क्या इंसान था वो. उन्होंने शायद जिस स्कूल में पढ़ते थे बचपन में, उस स्कूल के किसी दीवार पे उन्होंने अपना नाम सिग्नेचर किया था न्यूटन. आज तक वो दीवार पे वो जो चीज़ है ना वो अब तक बचा के रखी गई कि हाँ यार न्यूटन यहाँ से गुजरा था. तो वो बचपन से ये चीज़ें जो चल रही थी उनकी, वो शायद उनको रिबेल बना रही थी. वो हल्का से भी शायद या तो क्रेडिट वो चुरा रहे थे, मैं नहीं मानता कि वो करते थे, लेकिन बहुत कॉन्फ्लिक्ट उस इंसान के साथ बहुत आया. हुक्स के साथ आया, लेबनीज के साथ भी आ गया. अब जब लेबनीज ने आके क्लेम किया कि यार कैलकुलस मैंने बनाई है, तब न्यूटन ने रॉयल सोसाइटी में अपनी पावर का इस्तेमाल करके इंडिपेंडेंटली बोल दिया कि भैया पहले मैंने खोजी थी 20 साल पहले तुमसे. ये कागजों में दर्ज है, जो मैंने चीज़ें पढ़ी हैं, रिसर्च करी है, उसमें ये आया है. अब दोनों के मेथड में अंतर क्या है? अगर आप फिजिक्स के वाले बंदे, लेबनीज एडवांस कहाँ हैं और न्यूटन कहाँ एडवांस नहीं बन पाए. न्यूटन मानते थे चीज़ें बदलती है वक्त के साथ. क्यों? क्योंकि न्यूटन ने कैलकुलस क्यों निकाला था? जब उनसे सवाल पूछा गया कि यार जो प्लैनेटरी मोशन हो रहे हैं वो एलिप्टिकल क्यों है,
तो एलिप्टिकल जो प्लैनेटरी मोशन हो रहे हैं वो वक्त के साथ हो रहे हैं ना। तो न्यूटन ने जब डेवलप की कैलकुलस तो उसने सोचा कि वेरिएबल जो है टाइम है। लेबनीज एक जनरल बात कर रहे थे, जब वो बात कर रहे थे कि कोई चीज किसी और के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज होती है। dy बाय dx पहली बार लेबनीज ने इस्तेमाल किया था। न्यूटन साहब जो इस्तेमाल करते थे रिप्रेजेंटेशन, वो आप जानते होंगे एक्स के ऊपर डॉट आता है, उस डॉट को वो रेट ऑफ चेंज कहते थे। तो न्यूटन ने दिया है वो रिप्रेजेंटेशन। लेबनीज का dy बाय dx ये सब था। लेबनीज वो इंसान थे जिन्होंने इंटीग्रेशन का सिंबल दिया था। न्यूटन के पास जब कैलकुलस डेवलप की थी उन्होंने, शायद एफ से कुछ फ्लक्सियन करके शायद वो अपनी उस चीज को ब्रांच को कहते थे, उसमें उन्होंने कभी वो सिंबल नहीं दिया इंटीग्रेशन का। इनफैक्ट वो इंटीग्रेशन की बात करते थे एरिया निकाल के, ग्राफ के बीच में एरिया निकाल के, वो साइंस वाले था। तो ये सब न्यूटन बात कर रहे थे। तो ग्रेटनेस की बात जो है ना, अब कॉन्फ्लिक्ट बहुत आ रहे थे उनके साथ। मतलब लेबनीज क्लेम करने लगे, फिर यहाँ से हुक क्लेम करा, तो वो बहुत ज्यादा उनकी जिंदगी ताउम्र जो है ना वो इसी में अटक के रह गए थे कि यार उनको ना एक छाप छोड़नी थी दुनिया पे। रीजन मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, शायद आपको पता हो ना हो, लेकिन न्यूटन ने सारी साइंस की बातें ना सिर्फ 33 साल की उम्र तक कही थी। उसके बाद वो चले गए एल्केमी। आपने शायद एक किताब पढ़ी हो, बहुत तगड़ी किताब है, नाम एल्केमिस्ट। पाउलो कोएलो, क्या नाम है उसका? पाउलो कोएलो यार ये नहीं, दीक्षित साहब के सामने साहित्य के बंदे। तो एल्केमिस्ट की बात, एल्केमी मानी जाती थी कि लेड को हम किसी को प्रोसेस के थ्रू हम उसको सोना बना सकते हैं। न्यूटन साहब ने 33 साल की उम्र के बाद ये सब चालू कर दिया। 10-15 साल लगा दिए। रिसेंटली शायद कुछ साल पहले, मतलब कुछ 100 साल पहले पब्लिश हुआ था कि न्यूटन ने अराउंड 7200 पेजेस लिखे हैं एल्केमी के ऊपर। वो बहुत बिलीव करते थे, वो ये भी मानते थे कि एल्केमी के थ्रू शायद हम अमर हो सकते हैं। और इसी चीज को वो मुझे जितना फील होता है, वो ना दुनिया को समझना चाहते थे। उनको लगता था दुनिया जो है वो भगवान में मानते थे, वो मतलब रिलीजियस थे बहुत ज्यादा अच्छे। मतलब क्रिश्चियनिटी, उनकी जो क्रिश्चियनिटी थी ना, उसमें बहुत बिलीव करते थे, बाइबल में बहुत बिलीव करते थे। इनफैक्ट बाइबल की स्क्रिप्टिंग पढ़ने के बाद, उस पर रिसर्च करने के बाद उन्होंने एक भविष्यवाणी भी की थी कि ये दुनिया जो खत्म हो जाएगी 2060 में। ये इनकी भविष्यवाणी है, उनके बाद देखिएगा उसमें लगा कि 2060 में जाके ये संसार नष्ट हो जाएगा, जो न्यूटन ने शायद बाइबल से चीजें और रिसर्च करके निकाली थी। 35 ही और साल है भाई। एनीवेज, उसके बाद उनकी कब्र पे क्या लिखा है पता है आपको? शायद इससे मुझे फील होता है कि न्यूटन चाहते थे कि वो अमर नहीं हो पाया एल्केमी के थ्रू, या कम से कम अमरत्व तो आ जाए कि आज भी हम उनका नाम ले, शायद वही उनका अमर होना है। उनके कब्र पे लिखा है हिंदी वर्णन उनका ऐसा है कि जो आप लोग मर जाएंगे, मतलब हम लोग मरने वाले हैं, मोर्टल्स, कि मोर्टल्स शुक्र मनाओ और सोचो इस धरती पे ऐसा इंसान भी गुजरा था। उनकी कब्र पे लिखा हुआ है कि ये शायद वो वहां से फीलिंग आती है कि वो चाहते थे छाप छोड़ के जाएं। इस चक्कर में मतलब उनकी पूरी जो लाइफ गुजरी है ना, वो एक पॉइंट पे मेंटली इल हो गए थे। लेड पे रिसर्च कर, मतलब एल्केमी कर रहे थे, ये सब कर रहे थे, और वो परेशान हो गए थे, नींद नहीं मिलती थी। बहुत वर्कहॉलिक थे यार, बहुत वर्कहॉलिक, दिन भर पढ़ना, रिसर्च करना, ये सब करना, और उसमें शायद उनका मेंटल ट्रॉमा भी आ गया, डिप्रेशन बहुत आ गया था। ये सब चीजें हुई थी उनकी। तो जैसा कि आपने अभी बताया, देखिए पैरेलल्स देखिए कि कैसे कितने सिमिलर लोग है ना, कितने सिमिलर लोग। रॉबर्ट हुक जो है कहा जाता है, और क्यों कहा ही जाता है ये भी हम बताएंगे कि रॉबर्ट हुक कहते हैं कि उनको कुछ स्पाइन में डिफॉर्मिटी थोड़ी झुके से रहते थे, शक्ल से बहुत सुंदर नहीं थे वो, लेकिन बहुत फनी थे। अच्छा, ये नहीं पता मुझे। और एट द सेम टाइम बहुत इनसिक्योर थे। तो वो बहुत ही मजाकिया तरीके में ना अपने शब्दों से किसी की इज्जत उतार लेते थे, मतलब एक तरीके से लोग बहुत डरते थे उनसे। और जब वो क्यूरेटर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स थे, जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हर हफ्ते एक डेमोन्स्ट्रेट करना एक्सपेरिमेंट इन डिफरेंट फील्ड्स, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात तो है ही, लेकिन ये दिखाता है कि दोनों वर्कहॉलिक्स है, दोनों सिमिलर थे। उनकी इनसिक्योरिटी स्टेम होती होगी शायद उनके चाइल्डहुड से, जो हर बार लोग कहते हैं कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन मैं तो छाप छोड़ के ही जाऊंगा। और इनकी भी सिक्योरिटी शायद उसी चीज से स्टेम करती है यार। हाँ यार, है ना कि यार ये दुनिया वाले उसको इज्जत नहीं दे रही उनकी बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से, तो वो इज्जत निकाल। और उस टाइम पे क्या था ना, इतना हम एक्चुअली जो लोग बहुत कंप्लेन करते हैं, आप पढ़ेंगे अगर आप रियलाइज करेंगे, हम बहुत ही सुलझे हुए टाइम में जी रहे हैं हिस्ट्री के। बहुत है ना। आप छोटी छोटी डिफॉर्मिटीज आपको सोसाइटी में स्टेटस गिरा देती थी। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ये था रॉबर्ट हुक के ऊपर कि ऐसे इंसान के साथ काम कौन करेगा, ऐसे बदसूरत झुके हुए इंसान के साथ। तो उनका भी ये संघर्ष रहा है जीवन में। और एक देखिए, ये सीख भी है और ये उनकी कहानी का एक हिस्सा भी है कि वो इतने एक्सपेरिमेंट्स करते थे, और क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट कहा जाता है काम करना, उनके साथ कोलैबोरेट करना साइंटिस्टों को बहुत तकलीफ होती थी।
तो उनको कभी कोई ढंग का कंसिस्टेंट कोलैबोरेटर नहीं मिला। तो जितने भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, बहुत कम चीजें बहुत डिटेल में पब्लिश हो पाई। अच्छा। तो जब वो क्लेम कर रहे थे कि ये आइडिया मेरा था, एक्चुअली इसमें फॉल्ट उन्हीं की है। और ये बात आपको भी ध्यान रखनी चाहिए। मैं यंग जो मेरे साथ कॉलीग्स हैं, मैं उनको भी बोलता हूँ, देखिए डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस में डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई सारी चीजें उनकी 200 साल बाद खोदी गई हैं, खोद के फाइल्स में, कि उनका इस फील्ड में भी योगदान था, यहाँ पर भी उनका योगदान था। और क्योंकि वो इनसिक्योर थे ना, क्योंकि उन्होंने करते तो थे, काम तो किया था, वो चाहते थे कि उन्हें क्रेडिट मिले। मगर जब आपका वर्क ढंग से पब्लिश ही नहीं हुआ है, आप किस मुंह से क्रेडिट मांगोगे, है ना। तो आप देखिए कि कैसे ह्यूमन इमोशंस में यहाँ पर दो लोगों के बीच में ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हो गया है कि दोनों अपने ही इश्यूज में इवेंचुअली खत्म ही हो गए थे शायद, है ना। क्योंकि रॉबर्ट हुक ने इतने लोगों को परेशान किया था कि जब वो उनका देहांत हो गया था अराउंड 1700, और उसके बाद कोइंसिडेंटली सर आइजैक न्यूटन became the member, head of the Royal Society of England, ठीक है। और मैजिकली आप देखिए दोनों कितने पेटी थे। जिंदगी भर उस इंसान ने हर चीज पर न्यूटन से क्रेडिट मांगा। एक और चीज बाय द वे, जब न्यूटन ने ऑप्टिक्स के ऊपर जब वो बात करे थे, तो न्यूटन का ये कहना था कि लाइट जो है, लाइट वेव नहीं है, लाइट पार्टिकल है। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। रॉबर्ट हुक जो है ना, रॉबर्ट हुक ने नहीं, आप न्यूटन के बारे में बताइए। सर, मैं रॉबर्ट हुक की भी इज्जत करता हूँ। तो हमने आज डिबेट का मौसम बनाया, तो हमने एक साइड पकड़ ली, दोनों बहुत इज्जत करते हैं दोनों की, बाय द वे। एनीवेज, तो रॉबर्ट हुक वो थे जिन्होंने वेव थ्योरी पे बहुत काम कर चुके थे। उसके बाद आए न्यूटन, जिन्होंने बोला कि जब उन्होंने देखा कि यार जो व्हाइट लाइट है वो अलग अलग रंगों में बिखर गई है, तो उन्होंने बोला कि लाइट जो एक्चुअली पार्टिकल है, रिफ्लेक्शन उसी की बात है। रिफ्लेक्शन को भी उन्होंने उसी वे में समझा दिया था, ठीक है। तो न्यूटन सारी जो उनकी वर्ड क्या था पार्टिकल के, जो न्यूटन ने दिया था, हाँ, उसके ऊपर बात करते थे। न्यूटन को लगता था कि लाइट, व्हाइट लाइट है, उसमें सारे कलर के फोटोन्स बोलना पड़ता है, कॉर्पस्कल्स, वो मिलके चल रहे हैं, और हमारी आंखों को व्हाइट परसीव हो रहा है। तो वो दोनों में चीजें थी। अब रॉबर्ट हुक की भी जो, और साथ ही साथ उनका एक्चुअली वो इस बात पे अड़े हुए इसलिए थे कि जैसे हम फॉर एग्जांपल अगर साउंड को ले ले, साउंड इज अ वेव, साउंड जब भी किसी चीज से रिफ्लेक्ट या कुछ होती है तो वेव्स डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। बट आप अगर एक रिफ्लेक्शन देखोगे, क्रिस्टल क्लियर है, हो ही नहीं सकता ये वेव है, कैसे एबरेशंस नहीं आ रहे हैं। अगर पार्टिकल वेव रहती तो आपके शैडोज इतने परफेक्ट कैसे, है ना। तो काफी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है ये। और मैं तो एक और चीज क्लियर करता हूँ। न्यूटन साहब की थ्योरी माने पार्टिकल की, कि अगर लाइट जो है पार्टिकल है, तो उसके हिसाब से हम सबको पता है कि जब लाइट किसी दूसरे मीडियम में, डेंसर मीडियम में जाती है, तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। लेकिन न्यूटन के हिसाब से चलेंगे ना, अगर न्यूटन सही होते तो लाइट की स्पीड बढ़नी चाहिए थी। यहाँ न्यूटन उस समय एक्सपेरिमेंटली भी गलत होने लगे थे। न्यूटन एक और चीज में गलत हो गए थे एक्सपेरिमेंटली, लेकिन यार इतना बड़ा नाम था, कोई चू नहीं कर सकता था। जब उन्होंने कैलकुलेशन की थी कि स्पीड ऑफ साउंड एयर में जो है, उसकी उन्होंने फॉर्मूला बनाया था, कमाल फॉर्मूला बताया था। उन्होंने बताया कि साउंड भी वेव है, तो रिफ्लेक्शन और कॉन्ट्रैक्शन चलेगा। तो उन्होंने इस प्रोसेस को मान लिया था आइसोथर्मल, जिस चक्कर में जो उन्होंने स्पीड निकाली वो अराउंड 280 मीटर पर सेकंड निकाली थी साउंड की स्पीड एयर में, लेकिन 343 के अराउंड है। बाद में जाके शायद मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, उन्होंने बताया कि ये प्रोसेस जो है ना वो एडियाबैटिक होता है, क्योंकि साउंड जब ट्रैवल करता है मीडियम के पास इतना ज्यादा टाइम मिलता ही नहीं है कि हीट को छोड़ सके। एडियाबैटिक प्रोसेस हो सकता है ये। उस समय जब न्यूटन ने फॉर्मूला देके स्पीड की वैल्यू कैलकुलेट की थी, सब एक्सपेरिमेंट करके आते थे और गलत होता था। तो वो सोचते थे अब न्यूटन भाई को कैसे बोले यार कि जो आपने बोला है वो तो गलत है। न्यूटन का भी अलग खौफ भाई, एक इंसान जिसने दुनिया समझा दी। मैं एक और चीज बताता हूँ, न्यूटन का साइंस छोड़ने का रीजन मुझे एक और चीज क्या लगती है कि न्यूटन के, देखो उस समय साइंस का मतलब दुनिया जानना। अब एक लड़का आया, न्यूटन साहब आए, उन्होंने ग्रेविटी के बारे में खोजी, उन्होंने जमीन और आसमान मिला दिए। सेब गिर रहा है, एक फॉर्मूला है, फोर्स लग रही है, ग्रेविटी। चांद घूम रहा है, एक सेम फॉर्मूला है, ग्रेविटी। उन्होंने जमीन आसमान मिला दिए एक चीज से। उन्होंने ऑप्टिक्स के बारे में बात कर ली, उन्होंने लॉज ऑफ मोशन के बारे में बात कर ली, भैया चीज कैसे मूव करती है। तो उसके पास लगा कि अब मैं सब तो जान चुका हूं यार, मैं साइंस जान चुका हूं, अब मैं जाता हूं भूतिया चीजों में, मतलब एल्केमी में जाता हूं। इसलिए वो साइंस से इवेंचुअली हट गए थे। हो सकता है, व्हाई नॉट, जो मे भी रीजन परसीव होता है। और एट द सेम टाइम जैसे इन्होंने कहा कि न्यूटन वर्कड ऑन कॉर्पस्कल्स, एंड उनका ये कहना था कि लाइट ट्रैवल करती है एक स्पेशल मीडियम में। हाँ, और ये आइडिया काफी टाइम तक थियरीज डोमिनेट करता था, ईथर। हाँ, ठीक है।
तो रॉबर्ट हुक ने मजाक ही उड़ाया था उनका, क्या था ईथर, मतलब तुमने, मतलब आपने रील में रॉबर्ट हुक का मजाक उड़ाया, मैं कहता हूँ तुम कौन, मैं खामखा। बात वही है कि मुकाबला हो तो बराबरी का हो, ये कौन कौन। क्योंकि यार देखो साइंस की कितनी खूबसूरत बात है कि हम लोग बैठ के उन बुद्धि के ऊपर बात करें जिन्होंने हमें ये बुद्धि दे दी कि हम इस पे बात कर सकते हैं। हाँ वही तो, कि वो कितने महान लोग गुजरे उस समय साइंस के ऊपर। या क्या जमाना रहा होगा कि लोग साइंटिस्ट से डरते थे कि यार ये बंदा पढ़ा लिखा आदमी जा रहा है यार। आज भी ऐसी चीजें हैं। हाँ। आज भी ऐसे एलिमेंट्स हैं। कई सारे लोग मतलब इनिशियली स्टीफन हॉकिंग से भी लोग अरे वो है यार, बहुत डरते थे लोग। स्टीफन हॉकिंग का भी काफी रेप्यूटेबल, ओवर टाइम हाँ। काफी रिलैक्स हो गए थे वो, एंड काफी सारी और मतलब हर इंसान उम्र के साथ मैच्योर तो होता ही है। एनीवेज, बट बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि देखिए, हम अभी क्रिटिसाइज कर रहे थे कि डॉक्यूमेंटेशन इंपॉर्टेंट है, साइंस में मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर आप ऑब्जर्वेशन, जो मैं आपको पहले भी कह रहा था, ऑब्जर्वेशन कितना की होता है। जब वो उनके माइक्रोस्कोप्स पर काम कर रहे थे, तो अब माइक्रोस्कोप क्या है, 2 लेंसेज है, एक स्मॉल ऑब्जर्वेशन होल से आप देख रहे हो। तो ही स्टार्टेड स्टडीइंग कि क्या होता है जब लाइट एक छोटे होल से पास की जाती है। तूने ये ऑब्जर्व किया यार, ये तो इंटरफियरिंग पैटर्न्स बन रहे हैं। अच्छा उन्होंने रॉबर्ट हो गया ये ऑब्जर्व कर लिया था। ऑब्जर्व किया था, अगेन मैं देखो, हाँ वह ढूंढ लिया होगा बाद में, पब्लिश नहीं कर पाए थे और खाली ऑब्जर्व किया था। ओके, ये नहीं पता। और उन्होंने डिफ्रैक्शन तक ऑब्जर्व किया था। डॉक्यूमेंटेशंस नहीं हुई उस चीज की, डॉक्यूमेंट हुई, मगर वही है ना कि देखिए, एवरीथिंग हैज टू कम टुगेदर। और जैसा मैंने आपको बताया कि उनका रेप्यूटेशन थोड़ा ऐसा था कि वेरी डिफिकल्ट टू वर्क विद, उन्हें कभी मिला ही नहीं कोई कंसिस्टेंट कोलैबोरेटर की। अटकते हैं लोग। बाय द वे, साइंस में क्या होता है, देखिए पॉपुलर कल्चर ऐसा है कि काम बहुत लोग करते हैं, क्रेडिट 1-2 को जाता है, लेकिन दोज हु नो दे नो कि कोलैबोरेटर्स रहते हैं हर इन्वेंशन में, हर एक चीज में। थॉमस एडिसन के अंदर कितने लोग काम करते थे, बहुत है ना। उसके ऊपर तो हम बहुत सारी चीजें बात करने वाले हैं जब टेस्ला साहब को इंट्रोड्यूस करेंगे। ग्रेटेस्ट इन्वेंटर, ऐसी चीजें कही जाती है। उनकी बहुत बड़ी टीम थी, है ना। साथ ही साथ जब हम इसकी बात कर रहे थे, रॉबर्ट ओपेनहाइमर वगैरह, कितने लोग काम में। आप आज एक चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ये क्योंकि मुझे ये पता है फिजिक्स के बारे में भी, अगर ऐसी कोई साइट है तो आप मुझे बताइए, क्योंकि मैं मेडिकल साइंस से आता हूँ। पबमेड करके एक वेबसाइट है जहाँ पर बहुत सारे रिसर्च पेपर्स रहते हैं। आप देखिए कि ऑथर रहता है, फर्स्ट ऑथर रहता है, सेकंड ऑथर रहता है, को ऑथर रहता है, फिर उसके बाद उनको ये भी दूसरे लोगों को क्रेडिट भी दिया जाता है ना। तो कितनी लंबी लिस्ट रहती है। ये साइंस हमेशा टीम वर्क है। हम भी ये कंटेंट बना रहे थे, हमारी टीम ही है, ये टीम वर्क ही है। साइंस हमेशा टीम वर्क ही डिमांड करती है, आई गेस। हर चीज। और इसलिए ये बहुत जरूरी रहता है कि आप साइंस के साथ साथ, अपने इंटेलिजेंस के साथ साथ, ये चीज हमेशा ध्यान में रखिए कि लाइफ में आपको दूसरे लोगों के साथ जीना है, उन्हीं के साथ बैठकर खाना है, कभी हंसी मजाक करनी है, कभी लड़ाई झगड़ा करना, और कभी रील बनानी है हमारी तो। एनीवेज, मुझे लगता है डिस्कशन अच्छा तो है, बट मैं ये कह रहा था कि बिकॉज इतनी सारी चीजें उन्होंने की, तो ये इम्पोर्टेंट बहुत रहता है कि आप हमेशा दूसरों के साथ घुल मिलकर रहिए, ठीक है, कोलैबोरेट कीजिए। हम सोशल बीइंग्स हैं, ठीक है, हम एक दूसरे को आइसोलेट कर नहीं जी सकते। बिल्कुल, मतलब इतने पेटी हो गए थे दोनों कि ये रॉबर्ट हुक एक तरफ मजाक उड़ा रहे हैं। जब वो मर गए थे तो रॉबर्ट हुक की पोर्ट्रेट रहती थी। मैं लगा मैं कहानी मैं बताऊं, लेकिन आप ही बताइए कहानी। उनकी पोर्ट्रेट रहती थी, इकलौती पोर्ट्रेट। न्यूटन बिकेम द हेड ऑफ रॉयल सोसाइटी, मिस्टीरियसली दैट पोर्ट्रेट हैज डिसअपीयर्ड। अब इसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि आज तो रील्स है, फोटोज है, ये है, वगैरह वगैरह है। तब पोर्ट्रेट्स बहुत कम रहती थी और हर किसी की पोर्ट्रेट बनती भी नहीं थी। वो इकलौती पोर्ट्रेट गई और आज हमें पता ही नहीं रॉबर्ट हुक दिखते कैसे। वाह। है ना। तो डोंट बी पेटी, ऑलवेज कोलैबोरेट, ऑलवेज इनवाइट अदर पीपल, स्टिक टुगेदर, है ना। तो आज का ये उससे ख़त्म करने से पहले इस वीडियो को मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक किसी का कमेंट आया था मुझे हमारी वीडियो पर कि वो जो महिला हैं वो 8 महीने की प्रेग्नेंट थी, और उन्होंने लिखा था कि मैं जो हूँ आपकी वीडियोस को हमेशा देखती रहती हूँ, हर रात सोने से पहले देखती हूँ, इसी उम्मीद में कि जो बच्चा आने वाला है शायद वो साइंस की बातें करे और आप जैसा हो जाए। So cute। और इस बारे में एक बहुत अच्छे शायर गुजरे हैं, तो उन्होंने बोला कि और कितनी मोहब्बत चाहिए तुझे फराज, माओ ने तेरे नाम पर बच्चों के नाम रख दिए। एनीवेज, इसी बात पे हम ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ।
जो बात मैंने ओडिन स्कूल की थी, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो ज़रूर उस लिंक को चेक करिएगा, डिस्क्रिप्शन पढ़िएगा, मदद की चीज़ है, अच्छी चीज़ है। धन्यवाद, जय हिंद। Don't forget to like, comment and subscribe, guys. Jai Hind.